हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर अकबरनामा क्लियर किया कि अकबरनामा में नज़ीर अकबराबादी ने हमसे जो नज्म कही उसमें क्या था। उसमें था क्या, आदमी के बारे में बताया गया था। इस संसार में सभी कार्य आदमियों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, चाहे वो जितने भी ऊंचे पद पे हों, चाहे वो कोई भी भीख मांगने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर जितने भी कार्य हैं वो सभी आदमियों द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, और अगर कोई बुरा कार्य किया जा रहा है तो वो भी आदमी द्वारा है, और कोई अच्छा कार्य किया जा रहा है तो भी वो एक आदमी ही द्वारा है। किसी को सताया जा रहा है तो वो भी एक आदमी के द्वारा ही है, और उसकी मदद की जा रही है तो भी वो एक आदमी द्वारा ही है। तो इस संसार में जितना भी कार्य है वो सभी आदमी द्वारा, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, आदमी नामा। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे इसके कि हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर हमसे क्या पूछ रहे हैं और हमें किस तरीके से इनके उत्तर देने हैं। तो पहला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। याद रखिएगा, क्रम मतलब लाइन से लिखना है। जैसे पहला बादशाह है, दूसरा मुफलिसो अदा मतलब एक गरीब व्यक्ति है, तो वो बताना है। पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के निम्न रूपों का बखान करती है। तो पहले नंबर पर क्या है, बादशाह है सो आदमी, मुफलिसो गदा मतलब गरीब है सो वो भी आदमी, जरदार बेनवा यानी कि जो मालदार है वो भी है आदमी, नियमतों खाने वाला यानी कि अमीर जो है वो भी आदमी है, तथा टुकड़े चबाने वाला वो भी आदमी ही है। तो वो लाइन से हम चीज़ों को लिखेंगे। अगर सपोज आपको नहीं याद रहता ये मिफलुस गदा जरदार बेनवा, तो हमने जो उसको आपको अर्थ समझाया है उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। जैसे बादशाह, फिर दूसरा कौन है, जो गरीब व्यक्ति वो भी आदमी, दूसरा जो मालदार यानी कि अमीर है वो भी आदमी, और जो कमज़ोर है वो भी व्यक्ति आदमी, और टुकड़ों को चबाने वाला भी आदमी ही है। तो इस तरीके से भी आप लाइन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मतलब सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नकारात्मक मतलब निगेटिव, दोनों ही करेक्टर है। यानी कि अगर कोई जुल्म कर रहा है तो वो भी आदमी है, और जो चिल्ला रहा है वो भी आदमी है, और मदद के लिए जो आ रहा है वो भी आदमी है। तो जो जुल्म कर रहा है वो निगेटिव हुआ, और जो मदद के लिए आ रहा है वो पॉजिटिव होगा। तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे एक तरफ ऐसे लिखेंगे, सकारात्मक रूप, नकारात्मक रूप। पहला क्या है, आदमी मस्जिद बनाता है, तो ये सकारात्मक है। आदमी मस्जिद के बाहर जूतियां चुराता है, तो ये निगेटिव हो गया। पहले ही छंद में था ना, बाहर मस्जिद के बाहर जूतियां चुराने वाला भी कौन है, आदमी ही है। आदमी इमाम और खुतबो खवा बनता है, और आदमी ही बुरा है। मतलब इमाम और कुरान की आयतों को बताने और समझाने वाला भी कौन होता है, वो आदमी ही होता है, और आदमी ही बुरा होता है। ये हम बताएंगे। फिर आदमी नमाज और कुरान पढ़ता है, और आदमी ही आदमी की इज्जत उछालता है, अर्थात उसका अपमान करता है। कि मतलब अंदर आप जाके एक तरफ जहां पे कुरान पढ़ रहे हो, और बाहर ही आकर वो नेगेटिव काम क्या कर रहा है, दूसरे की इज्जत यानी उतारना मतलब अपमान करता है। आदमी ही आदमी पर जान न्योछावर करता है, मतलब एक आदमी दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति उसके लिए इतना अजीज है कि वो उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आदमी ही आदमी को तलवार से मारता है, अर्थात उसकी जान लेता है। एक आदमी ही अगर गुस्से में आ जाए तो दूसरे आदमी को मारने वाला भी आदमी ही होता है। तो जान देने वाला भी आदमी है, और जान लेने वाला भी आदमी ही है। आदमी ही आदमी की एक पुकार पर दौड़ा चला आता है। अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ है और वो मदद के लिए बुला रहा है, तो जो दौड़ कर आएगा मदद करने के लिए वो कौन होता है, आदमी ही होता है। और आदमी ही दूसरे आदमी की सहायता नहीं करता।
यानी कि आसपास तमाशा देखने वाले कौन होते हैं और जुर्म करने वाला कौन होता है, वो भी एक आदमी ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या बताया, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर आपको दिया जाता है ये क्वेश्चन तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा। आप दो पार्ट में जैसे डिफरेंस हम लोग लिखते हैं ना, डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं, उसी तरीके से इसको करना होगा, सकारात्मक और नकारात्मक। अब नेक्स्ट क्या है, आदमीनामा शीर्षक कविता में इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। मतलब हमने जब आदमीनामा पढ़ा, पूरी कविता पढ़ी, तो इनके सारे अंशों को पढ़ा हमने, तो हमारे मन में क्या धारणा बन रही है, हमें ये लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है। ये काम आपको भी करना है, हर चीज़ आपको रटनी नहीं है, मगर हम आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। आप इसको पढ़िए, आइडिया लीजिए और इन्हें आप अपने शब्दों में भी तब्दील कर सकते हैं। तो कैसे, आदमीनामा शीर्षक कविता में के इन अंशों को पढ़कर हमारे मन में मनुष्य के प्रति दो प्रकार की धारणा बनती है। ठीक है, तो क्या है, एक अच्छी धारणा और दूसरी बुरी धारणा। जो मनुष्य सुविधा व साधन संपन्न है लेकिन समय पड़ने पर दूसरों की सहायता नहीं करता, मतलब एक व्यक्ति के पास सब कुछ है मगर जब दूसरे आदमी को सहायता की जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद नहीं करता है बिल्कुल भी, वह निश्चित रूप से अच्छा मनुष्य नहीं है। और जो दूसरों की मदद ना करे तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वो अच्छा मनुष्य नहीं है। दूसरी ओर किसी की एक पुकार पर दौड़कर सहायता करने आने का एक अच्छा गुण भी मनुष्य के अंदर है। मतलब अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो उसका अगर भला करने के लिए आएगा, तो जो आ रहा है भला करने या उसकी मदद करने के लिए, तो वो भी कौन है, आदमी ही होता है। फिर इस प्रकार मनुष्य अपने कार्यों, गुणों और क्रियाकलापों से अच्छा बुरा बनता है। मनुष्य चाहे कितना भी सफल एवं समर्थ क्यों ना बन जाए, उसमें एक सीमा तक मनुष्यता का होना अपरिहार्य है, अन्यथा वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रह पाएगा। मानवीय मूल्यों की उपस्थिति के बिना मानव की श्रेणी में शामिल होना अर्थपूर्ण नहीं होता। यानी कि जब एक मानव होते हुए आप किसी दूसरे मानव की ये सहायता नहीं कर सकते, तो आपका मानव होना कहीं से भी कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्या है, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा। ठीक है, जो हमने पूरे 4 पार्ट पढ़े, 4 पार्ट में आपको कौन सा अच्छा लगा, जो हमें अच्छा लगा हमने लिखा। आपको अगर कोई अच्छा लगता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो इस कविता का पहला भाग मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि इन पंक्तियों में समाज की अच्छाई को प्रस्तुत किया गया है। तो यानी यहाँ पर जो आप सामने जो रखा गया है वो यहाँ पर सारे ही आदमियों की अच्छाइयों के बारे में बताया गया है। ऊंच नीच, अमीर गरीब में विभाजित यह समाज कई तरह की बुराइयों को जन्म देता है। इस कविता का यह अंश अमीर और गरीब के बीच जमीन आसमान के अंतर को दर्शाता है और आदमी होने के नाते सामाजिक समता की मांग करता है। यानी कि भिन्नता को दिखाया है लेकिन साथ ही आदमियों के बीच समानता का भी मांग कर रहा है कि इन लोगों के बीच समानता होनी चाहिए। अब क्या है, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आदमीनामा में जहां पर भी आदमियों की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है वो वक्तव्य हमको यहाँ पर शो करना है। कैसे, आदमीनामा कविता में आदमी की निम्नलिखित प्रवृत्तियों का उल्लेख मिलता है। आदमी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान रखता है, आदमी चोर भी होता है, आदमी रक्षक भी होता है, आदमी होशियार भी होता है और दुराचारी भी होता है, आदमी सहृदय एवं परोपकारी भी होता है, आदमी संत और शैतान दोनों के गुण होते हैं। तो आदमी के अंदर जो जो चीजें होती हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर पॉइंट वाइज डालकर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि इस तरीके से आपने यहाँ पर पॉइंट्स डाल दिए और आपने इसको मेंशन कर दिया कि ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आपको लिखने में भी आसानी होगी और आपके एग्जामिनर को पढ़ने के लिए भी इजी रहेगा कि कैसे कैसे उन्होंने डिफरेंसेस बताएं। वो एक आंख से देखते ही लग जाएगा कि हाँ 7 चीजें बताई गई हैं आदमी के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में। फिर क्या है, निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए।
दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिसो गधा सो वह भी आदमी। तो यहाँ क्या दिया है, संसार में हर तरह के आदमी हैं। यदि कोई राजा या बादशाह है तो वह भी आदमी है, और यदि कोई गरीब दीन दरिद्र है तो वह भी आदमी है। बादशाह और गरीब दोनों आदमी हैं। एक के पास ताकत है तो वह बादशाह है, और जो गरीब है वो निर्बल है। तो यहाँ पर पहली दो लाइन हमने आपको जैसे छंद में समझाई थी कि किस तरीके से जो इस संसार में बादशाह होता है वो भी आदमी है, और जो गरीब व्यक्ति अर्थात निर्बल है वो भी आदमी ही होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, अशराफ और कमीने से ले शाहता वो आदमी, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। तो क्या दिया है, ऊंचे तबके से लेकर नीचे तक, राजा से लेकर मंत्री तक, अच्छे से लेकर बुरे तक सभी आदमी हैं। ये आदमी ही होते हैं जो आदमी के कर्मों से, कामों से लोगों के दिलों को लुभा लेते हैं। यानी कि ऊपर से लेकर जितने तक हैं सभी व्यक्ति आदमी ही होते हैं। अच्छे कार्य भी आदमियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, बुरे कार्य भी आदमियों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। फिर निम्नलिखित में अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट कीजिए। व्यंग मतलब आप क्या चीज इसमें जो है निकाल कर हंसी पूर्वक रहेगी उसको हमें निकालना है। क्या पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो वो भी आदमी। यानी कि हम जूते उतार कर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए और बाहर मेरी जूतियां चोरी हो गई, जो चुरा कर लेके गया वो आदमी, और जब चुरा के ले जा रहा है तो उसको पकड़ने के लिए जो जा रहा है वो भी है आदमी। तो ये चीज हमें यहाँ पर बताना है। कवि कहता है एक आदमी तो कुरान और नमाज पढ़ने जैसे पवित्रता काम करता है, और वहीं एक आदमी जूतियां चुराने जैसा जो है निम्न स्तरीय काम भी करता है, और उनके देखने या पकड़ने का काम भी आदमी ही करता है। कवि ने आदमी के इस दोहरे चरित्र पर व्यंग किया है। यानी कि जहां पर आदमी जो है ईश्वर के पास आया तो ईश्वर के ही दरबार से दूसरा आदमी जूतियां चुरा कर ले गया, और उसको भगाने का कार्य जो कर रहा है वो भी एक आदमी ही कर रहा है। तो ये एक व्यंग पूर्वक चित्रण किया गया है यहाँ पर कवि के द्वारा। फिर पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। तो यहाँ पर क्या है, एक आदमी ही दूसरे का अपमान कर रहा है, दूसरे को तकलीफ दे रहा है, और जो चिल्ला रहा है मदद के लिए वो कौन है, वो भी एक आदमी है, और दौड़ कर आ रहा है जो उसकी मदद करने के लिए वो भी एक आदमी ही है। तो क्या आदमी दूसरे आदमी की इज्जत से खेलने तथा उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करता है, वहीं एक अन्य आदमी एक असहाय और बेबस आदमी की पुकार सुनकर सहायता हेतु दौड़ा चला आता है। इसके माध्यम से कवि ने व्यक्तियों के चरित्र के जो है व्यंग सद्गुणों एवं व्यंग पूर्वक किया है। यानी कि जो उसके विभिन्न अवगुण गुण हैं उनका जो है उन पर उन्होंने व्यंग किया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए और समझिए कि किस प्रकार नुक्ते के कारण उनमें अर्थ परिवर्तन आया है। देखिए क्या है, राज, जब हम बिंदी लगा देते हैं तो ज पढ़ते हैं, जा नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे ज। तो क्या होता है, यहाँ पे दिया है राज, राज मतलब रहस्य। फिर राज, राज करना यानी कि शासन करना। फिर जरा, जरा मतलब थोड़ा, और फिर जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा। फन, कौशल, फन सांप का मुंह। ठीक है, हम आपके क्या क्या फन है दिखाइए, और ये क्या होता है फन। फिर क्या है, फलक मतलब आकाश। तो यहां पर ये जो नुक्ते लग रहे हैं इनसे फर्क आ रहा है। फिर वही फलक यानी कि लकड़ी का तख्ता। फिर यहाँ पे जा और फा युक्त दो दो शब्दों को और लिखिए। अब जैसे हमने आपको बताया जा, जा क्या दिया है, जा मतलब जख्मी और जज्बात। फिर फकीर, फतेह और फकीर, तो इनके नीचे भी आपके नुक्ते लगते जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ये बन के आएंगे कुछ शब्द। नुक्ते मतलब होता है शब्दों के नीचे जो बिंदी होती है, फारसी और अरबी में जो है ये इसका यूज़ किया जाता है नुक्तों का। तो वही चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपके सामने ये मुहावरे दिए गए हैं, इन्हें वाक्यों में प्रयोग करने, मगर वाक्यों में प्रयोग करने से पहले इनके अर्थ जानने भी जरूरी होते हैं। चलिए देखते हैं इनको हम कैसे समझेंगे। क्या है मुहावरा? क्या है? टुकड़े चबाना। जंगल में मयंक को 2 दिन टुकड़े चबाकर ही रहना पड़ा, यानी कि कम खाना। यहाँ पर मतलब है टुकड़े चबाना मतलब बहुत ही कम खाना, छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा खाना मिलना। फिर पगड़ी उतारना अर्थात बेइज्जती करना। गांव में वर्षों से सम्मानित बुजुर्ग रामदीन की शहर के कुछ लोगों ने पगड़ी उछाल दी। तो पगड़ी उछालने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? आप किसी का जो है अपमान करना होता है। फिर मुरीद होना। मुरीद होना मतलब होता है कि हम कायल हो जाते हैं किसी के, हमें बड़ा अच्छा लगता है किसी की कोई चीज़ सुन के। तो क्या है? मैं गीतकार गुलजार साहब की मुरीद हूँ, यानी कि उनकी जो हमने गज़लें सुनी तो वो हमें बहुत पसंद आई और हम उनके भक्त हो गए। जान वारना, यानी कि अपनी जान किसी पर न्यौछावर कर देना, यानी कि हम अपनी जान की परवाह ना करें और अपनी जान जो है वो किसी के लिए दे दें। तो क्या दिया? हमारे भारतीय सिपाही देश के लिए जान वारने के लिए हमेशा तैयार रहते, मतलब अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तेग मारना, यानी कि जो है आपको कैसे बोलेंगे, चोट पहुंचाना। देखो राकेश ने अपने भाई को तेग मारकर घायल कर दिया। तेग मारना मतलब कोई किसी तरीके का प्रहार करना, वो कहलाता है तेग मारना। तो यहाँ पर आपको जो 5 मुहावरे दिए गए थे हमने उनको वाक्य प्रयोग बताया। तो याद रखिए मुहावरों का वाक्य प्रयोग करते समय हमेशा हमें मुहावरों को वाक्यों में लेके आना पड़ता है, ना कि उनके अर्थों को। तो जो हमने ये वाक्य पढ़े, जो मुहावरे पढ़े हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर जो है देखिए यूज़ किया हुआ है आपके मुहावरों में। ठीक है ना? देखिए जो हमारा वहाँ था वही चीज़ों को हमने यहाँ पे यूज़ किया। हम वाक्य के अनुसार उनमें का, की, के का हम जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन शब्द हमें वही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने लगभग सारे ही प्रश्न अच्छे से समझा दिए हैं, क्योंकि काव्य पंक्तियों में आने वाले जो शब्द होते हैं, ये आप जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा कि इनमें पंक्तियों से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए पंक्तियों का समझना बहुत ज़रूरी है। हर चैप्टर के एंड में मैं आपसे यही बोलती हूँ कि काव्य पंक्तियों को आप अच्छे से समझिए, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लिए कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो ये चैप्टर हमने आपको पूरा क्लियर किया, इसकी व्याख्याएं बताई, इसके प्रश्न उत्तर बताए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय।